नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर अपनी जीवन कहानी का 12वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी जीवन कहानी के पहले 11 एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछले 11 एपिसोड्स का लिंक भी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, जीवन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समय समय पर आपकी हीलिंग करने के लिए 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग के जो सेशंस हैं उनको आप सभी के लिए हम कंडक्ट करते रहते हैं। दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2024 है और कल 5 अप्रैल 2024 से लेकर के 11 अप्रैल 2024 तक 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग के सेशंस को कंडक्ट किया जाने वाला है। दोस्तों, हर रोज 1 घंटा इस मेडिटेशन के सेशन को कंडक्ट किया जाएगा। आपसे साधना कराई जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे रोज एक विशेष चक्र के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करा करके आपकी साधना की जाएगी। हमारे शरीर के अंदर 7 अलग अलग ऐसे एक्सेस एनर्जी के एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जो कि अलग अलग तत्वों से कनेक्टेड होते हैं और अलग अलग प्रकार की जो व्याधियां होती हैं वो हमारे इन एनर्जी एक्सेस पॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार रहता है, वैसे ही ढीला रहता है आपका शरीर, या और किसी भी प्रकार की आपको व्याधि है, किसी भी प्रकार की व्याधि है, तो आपको ये रेकमेंड किया जाता है कि आप ये 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग के जो सेशंस हैं इनको आप अटेंड ज़रूर करें। आपकी बहुत 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 मदद होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से भी ग्रसित हैं या फिर वैसे ही अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर की पूरी तरह से क्लेंजिंग कराना चाहते हैं तो उसके अंदर भी 7 चक्रा हीलिंग के जो सेशंस होते हैं वो बहुत 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 लाभदायक होते हैं। तो आपको अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप अपने जीवन के अंदर गुजर रहे हैं तो आप इस सेवा का लाभ ज़रूर 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 उठाएं। प्यारे दोस्तों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग के जो सेशंस है उसकी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी जीवन कहानी की तरफ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा, हमने पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से एक बड़ा झगड़ा हो गया था और उस झगड़े के चलते हम पे ऐसा केस बना था जिसकी वजह से लगभग 50 दिन हमारे को जेल के अंदर बिताने पड़े थे और 50वें दिन जाकर के हमारी बेल हो पाई थी और बेल पे फिर हम जेल से छूटे थे। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड के अंदर हमने बताया कि हमारे जो दूसरे इनमेट्स हैं उनसे किस प्रकार के हमारे अनुभव थे, जो जेल प्रशासन है उनके साथ हमारा कैसा अनुभव था और जेल के अंदर हमने खुद को कैसे सस्टेन किया, कैसे मेंटेन किया। हमने ये भी बताया था कि परमात्मा की कृपा से जेल में रहे तो 50 दिन, लेकिन जेल काटी केवल 7 दिन। बाकी के 43 दिन जेल के अंदर बंद सबसे आज़ाद व्यक्ति हम ही थे। तो वो सब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पिछले एपिसोड के अंदर सब कुछ बताया हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पिछले एपिसोड का लिंक भी देख ले सकते हैं और पिछला एपिसोड भी विस्तार में आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा अनुभव जेल के अंदर का था। दोस्तों, आज के एपिसोड के अंदर हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जेल से बाहर आ जाने के बाद भी जेल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, जेल में कहावत होती है कि जेल की ड्योढ़ी से जब पैर बाहर रखो ना भाई, तो जेल के अंदर बनाए हुए सभी संबंधों को वहीं राख कर दो, वहीं भस्म कर दो। अगर जेल के संबंधों को जेल से बाहर लेकर के जाओगे तो फिर जेल वापस आपको बुलाती है। दोस्तों, हमारा नेचर कुछ ऐसा था कि हम दूसरों की कहाँ ही सुनते थे। ड्योढ़ी पे हमारे को ये सलाह तो दी गई थी, लेकिन थोड़ा हमने उसको दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से आगे चल करके कुछ और केस भी हमारे ऊपर डल गए। तो आइए, तो आज वो सारे किस्सों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि आपको याद होगा, हमने बताया था कि किस प्रकार से हमने जेल के अंदर रहते हुए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया। तो जेल से बाहर जाने के बाद भी जो जेल का प्रशासन है हम उनके टच के अंदर थे। बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तिकाओं को भी हम जेल के अंदर सप्लाई किया करते थे
उसके साथ साथ कई बार कई मोटिवेशनल सेशंस के लिए जो जेल का प्रशासन है वो कई बार हमारे को इनवाइट भी करता था, क्योंकि जो जो डीएस साहब थे, जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, उनके साथ थोड़ी अच्छी बातचीत होगी, तो उनको लगा था कि ठीक है ये अच्छा मोटिवेट कर सकता है, जेल के अंदर अच्छा माहौल मेंटेन करने के अंदर कुछ सहयोग कर सकता है, और कुछ जो इनमेट्स हैं उनकी लर्निंग, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एनहांस करने के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए वो इन्वाइट करते रहते। तो एक तो इस प्रकार से हम जेल के अंदर टच में रहे। दूसरा दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि देखो आप जेल के अंदर रहते हैं, तो रहते तो आप एक बैरक के अंदर ही हो, उस बैरक के अंदर और 15 16 20 लोग आपके साथ रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा बैरक आपको मिला है, कभी कभी 30 35 लोग भी आपके बैरक के अंदर होते हैं। तो आपको उन्हीं के साथ उठना है, उन्हीं के साथ खाना है, उन्हीं के साथ पीना है। तो आप क्या है, एक दूसरे को समझते हो। जो कोई भी जेल के अंदर आता है वो या तो कोई ना कोई क्राइम करके आया होता है, या किसी ना किसी क्राइम के जाल के अंदर फंस करके आया होता है। बेसिकली वहाँ पे जो सारा एनवायरनमेंट होता है वो क्रिमिनल मेंटालिटी का एनवायरनमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है। अब दोस्तों अमूमन तौर पे एक व्यक्ति को जेल के अंदर किसी एक वार्ड के कन्फाइंड सेल का ही एक्सेस होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रेक्स के टाइम पे लोग अपने वार्ड से बाहर निकल करके उनके वार्ड के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनसे वो मिल सकते हैं, उनसे अपना जो विचार है उनका आदान प्रदान करते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आप रहते अपने वार्ड के अंदर हो। अब क्योंकि हम अपने वार्ड के मुंशी थे तो हमारे को पूरी जेल के अंदर घूमने का एक्सेस था, क्योंकि एक जो मुंशी होता है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। उसके एक वार्ड के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको मेडिकल वार्ड में उसको लेकर के जाना है। अगर कोई इक्विपमेंट हमारे वार्ड के अंदर ख़राब हो गए, जैसे अंदर टेलीविज़न सेट्स होते हैं, सभी इनमेट्स के पास सभी रूम के अंदर होते हैं, जो कि समय समय पर ख़राब होते रहते हैं, बिजली का कुछ कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, तो उसके लिए फिर जैसे इलेक्ट्रिकल्स का जो रिपेयर कराने का जो विभाग होता है वो दूसरे वार्ड के अंदर होता है। तो बेसिकली एज अ मुंशी, क्योंकि हमारे को बहुत सारे काम कराने होते थे, तो हमारे को बहुत सारे वार्ड्स का एक्सेस था। उसके साथ साथ हम जेल के अंदर ट्रेनिंग्स भी कराते थे। तो लगभग पूरी जेल के अंदर हर एक वार्ड के अंदर जो लोग थे वो किसी न किसी रूप के अंदर हमारे को जानते थे। उन लोगों का हम मतलब हमारा उन लोगों के पास एक प्रकार से एक्सेस था। तो इसी के चलते दोस्तों हम जेल प्रशासन के तो संपर्क में थे, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए बहुत सारे जैसे गैंगस्टर्स के ग्रुप होते हैं जो कि हार्डकोर थोड़ा क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि उनका क्या है, वो लाइफ ही उनका वही है, उनका जीवन निर्वाह ही उसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर उनके टच में भी आ जाते हैं। अब आप जेल के अंदर हो, साथ में रोटी तोड़नी है, रहना है, तो आप कट के भी नहीं रह सकते, आपको किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट भी होकर के रहना होता है, सो दैट यू ऑल्सो हैव मसल, ताकि मतलब हर चीज़ को बहुत आपको वो करना होता है ना, अपने साथ सपोर्ट तो रखना ही होता है। तो उसके चलते भी ऐसे बहुत सारे मतलब कुछ थोड़ा गैंगस्टर्स के ग्रुप के साथ भी थोड़ा हमारा इन्वॉल्वमेंट था, थोड़ी हमारी कुछ मित्रता हो गई, थोड़ी निकटता हो गई उस ग्रुप के अंदर भी। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब हम जेल से बाहर छूट गए तो प्रशासन के भी हम संपर्क के अंदर आए, और दूसरे जो इनमेट्स थे जो क्राइम वर्ल्ड को भी बिलोंग करते थे, ऐसे कई सारे इनमेट्स जो थे वो भी हमारे टच के अंदर थे। अब दोस्तों हमने डायरेक्टली, क्योंकि हम थोड़ा पढ़े लिखे वाले फील्ड से थे, हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आए थे, तो ऑब्वियसली हम उन लोगों के साथ उनके गैंग्स के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होने वाले थे। लेकिन एक बात होती है दोस्तों कि पहले जेल जाने से पहले थोड़ा हिसाब किताब ऐसा था कि आप हमें कोई जानता नहीं था, थोड़े हम शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो किसी से भी झगड़ा कर लेते थे, वो सब कुछ कर लेते थे। लेकिन ऐसे प्रॉपर जो क्रिमिनल के जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसे किसी ग्रुप के कभी पार्ट नहीं रहे थे हम। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा बातचीत है या आपके बोलने पे गोलियां चल जाती हूँ, वो हिसाब किताब नहीं था। लेकिन जब हम जेल से वापस आए तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो वाली अप्रोच भी थी। और हमारे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने बताया कि हम जो जेल प्रशासन है उसके टच के अंदर भी रहते थे, और कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे वो भी बाहर आ गए थे, वो भी थोड़ा बहुत हमारे टच में रहते थे। अगर उनको वैसे अपनी लाइफ में कोई और उनको सहयोग चाहिए, जैसे कुछ लोग कि अपने पैसों से भी मदद करी करी एक नई लाइफ को स्टार्ट अपना करना चाहते थे, उसके लिए करी। और थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जिनको हम थोड़ा बहुत विजिट करते रहते थे, जो कि फुल टाइम हार्डकोर मतलब क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर थे। तो क्या है, कहीं ना कहीं उसका जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर आ रहा था। अब बहुत ही एक मुश्किल फेज़ हमारी जो धर्म पत्नी है और हमारा छोटा बच्चा था 4 महीने का, जब हम जेल गए थे तो उन दोनों ने देखा था पीछे से, वाइफ बहुत अकेली पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा उनकी तो सेहत गिर गई थी। अब हम जेल के अंदर से सेहत बना करके आ गए थे, क्योंकि हम तो अंदर कहीं ना कहीं ऐश ही कर रहे थे। लेकिन जो भाई वाइफ हैं, बच्चा छोटा था और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, थोड़ा बहुत अकेली पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि जेल हमने कम काटी थी, उन्होंने ज़्यादा काटी थी बाहर रह करके भी। तो बहरहाल, तो
तो ऐसा हुआ कि बाहर हम इस दुनिया के टच में रहे, तो फिर बाहर आकर के क्या हुआ कि अब ये जो पूरा हमारा प्रकरण था जेल का, आइडली इंसान ऐसा सोचता है कि अब ये मेलो डाउन हो जाएगा, ये डर जाएगा। अब क्या है, हमारे नेचर के अंदर ना वैसे भी डरना नहीं था। वो क्या है कि सब लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि अब ये जेल होकर के आ गया ना, अब देखना इसकी नौकरियां नहीं लगेंगी, अब ये बर्बाद हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक हमारे को उस चीज़ को लेकर के भी फायर थी, क्योंकि हम बचपन से यही चीज़ सुनते आ रहे थे कि अब बर्बाद होंगे, तब बर्बाद होंगे, और हम बर्बाद होकर के रह नहीं रहे थे, है ना। आस पास चारों दिशाओं में यही संकल्प चल रहे थे कि अब इनका क्या होगा। ये तो अच्छी नौकरी कर रहा था, फॉरेन प्रोजेक्ट्स कर रहा था, फॉरेन रह करके आया है, अब क्या होगा। तो दोस्तों, हमने अपने जीवन को हमेशा से इस प्रकार से जिया है, और हम सबको रेकमेंड भी यही करते हैं कि ये सोच हर मनुष्य की होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेटेड रहना है, अगर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ऊपर उठते रहना है। और दोस्तों, हमारी सोच ये थी कि आज आपके पास क्या है, यानी कि हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकता है रिसोर्सेज बहुत कम हो एज कंपेयर टू दूसरे लोग, ठीक है। आपके पास क्या अवेलेबल है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। लेकिन जो कुछ आपके पास अभी अवेलेबल है उसको आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें से बेस्ट क्या निकाल सकते हो आप अपने लिए, इसके बारे में हमेशा इंसान को सोचना चाहिए। तो रास्ते हमेशा मिलते रहते हैं, आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं मेरी लाइफ में ये हो गया, और उसी इमोशन के अंदर फंसे रह जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारा मानना यह है कि जो जीवन है वो अपना रास्ता ज़रूर निकाल लेता है, और जेल जाकर के हमने अपने लिए एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया था। और दोस्तों, वो रास्ता था हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। हमने वहीं पर अंदर ही माइंड सेट कर लिया था कि बाहर आएंगे तो हम किस प्रकार का बिजनेस करने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं, पूरा अंदर से हमने दिमाग लगा रखा था। और दोस्तों, कुछ ऐसे लोग थे अंदर जो कि ऐसे नेटवर्क्स को बिलोंग करते थे, जो कि पैसे वाले लोगों का नेटवर्क था। उनको वो ऐसे आइडियाज़ के अंदर पैसा भी लगाया करते थे, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से बेचारे वो भी जेल के अंदर आए हुए थे। तो सही मायने में जेल के अंदर 50 दिनों के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के टच में भी हम थे। दोस्तों, एक किसी बच्चे को अगर अपना स्टार्टअप करना होता है तो इन्वेस्टर्स को बेचारा पता नहीं कैसे ढूंढता है, लिंक्डइन पे ढूंढता है ना, अपना सर्कल के अंदर ढूंढता है, अपने बॉसेस को अप्रोच करता है कि मेरी मदद करो। दोस्तों, हमारे पहले स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स को हमने ढूंढा उन 50 दिनों के अंदर अपनी जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर हम बंद थे। अब बिल्कुल जैसे हम जब जेल से बाहर आए दोस्तों, तो हमारे को हवा बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि अब थोड़ा हमारे को ये था कि हमारी बातचीत है, सब तरफ पुलिस वाले भी जानते हैं, जेल प्रशासन भी जानता है, और गुंडे लोग भी जानते हैं, और रियल वाले गुंडे, मतलब एक तो गली के गुंडे होते हैं बट रियल वाले भी जानते हैं। तो थोड़ी एक हमारी अकड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो हमारे नेचर के अंदर आ गया था। मतलब जेल के अंदर तो हमने परमात्मा का हाथ पकड़ करके रखा था, लेकिन दोस्तों, माया देखो कैसे आपको मैनिपुलेट करती है ना। जैसे ही हम जेल से बाहर आए, हम रिलीफ हो गए, तो एकदम से परमात्मा का, बाबा का ना जैसे हाथ छुड़वा दिया, और हम इस सब के अहंकार के अंदर आ गए कि पहले जब हम अंदर गए थे ना, तो बल्कि छोटे आदमी थे, अब उससे भी बड़े आदमी बन करके बाहर निकले हैं। इनफैक्ट दोस्तों, हमारे इनमेट्स के अंदर बिल्कुल हमारे सेल में हमारे साथ वाले जो फट्टा होता है उसको शेयर करता था, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, देयर इन टू द स्टील बिजनेस, उनका बेटा मेरे साथ था। तो इस तरह के लोग भी थे, तो काफ़ी हमारे को ना उसका अहंकार आ गया था कि अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है पहले से। तो इस सब चीज़ों के अंदर थे। तो पहले तो बाहर आते ही दोस्तों हमने निश्चय कर लिया कि नौकरी नहीं करेंगे। हमने एज अ कंसल्टेंट काम करना शुरू किया, एज अ फ्रीलांस ट्रेनर। हमने सोचा कि अपनी कंसल्टिंग फर्म खोलेंगे, ट्रेनिंग फर्म खोलेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कॉर्पोरेट्स के अंदर, और अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का काम बहुत अच्छे से आता था, 7-8 वर्षों का एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग के अंदर उस समय। तो हमें लगा कि यही हम काम करेंगे। दोस्तों, जब हमने ये काम करने का निश्चय किया इंडिविजुअल लेवल पे, उन कंपनीज़ को जिनको हम जानते थे अप्रोच करते, तो उनको थोड़ा अप्रोच किया, तो हमारे पास दोस्तों एक काम भी आ गया। हमें काम मिला हमारे ही पुराने एक एम्प्लॉयर से। तो उन्होंने कहा कि एज अ ट्रेनर हम आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करते हैं टू कंडक्ट सर्टन ट्रेनिंग्स इन आवर कंपनी। पर डे उनसे हमारा अग्रीमेंट हुआ कि 4,000 रुपीज़ पर डे वो हमारे को देंगे, और 20 डेज़ महीने में काम देंगे, मिनिमम उनका कमिटमेंट था। अब दोस्तों, मिनिमम 20 डेज़ और 4,000 रुपीज़ पर डे, मतलब 80,000 का तो हमारे पास ऐसे ही जुगाड़ आ गया था जेल से बाहर आते ही। दोस्तों, इससे अहंकार हमारा और बढ़ गया। सब लोग तो कह रहे थे कि बर्बाद हो जाएगा, तो हमने कहा कि 80,000, 1 लाख के आदमी तो हम अभी भी हैं, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के हमने काम करना शुरू किया। लेकिन क्या है दोस्तों कि हम
ये जो दूसरा काली दुनिया के जो हमारे दोस्त अंदर बन गए थे, उनके भी हम रेगुलर टच के अंदर थे। तो एज अ ट्रेनर, एज अ फ्रीलांसर हमने काम करना शुरू किया। लगभग 3 दिन ही हुए थे, हमने कुछ सेवाएं प्रदान करी थी अपने वो पुरानी कंपनी के अंदर एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद जो है हमारे वही पुरानी काली दुनिया से किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, उसने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, मैं भी आ गया हूँ, आजा मिल करके हम काम करेंगे, हम ये वाला काम ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते हैं। जो हमने उसको थोड़ा आइडिया अंदर शेयर किया था, कुछ उसका आइडिया था, मिल करके हमारे को लगा कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग, तो बढ़िया होगा। तो हम एकदम से जैसे ना एक आप हुक हो जाते हो, तो उस जैसे हमारे माइंड से हम हुक हो गए थे, जेल के अंदर ही थे हम, जेल से बाहर आने के बाद भी वो दुनिया हमसे भूल नहीं रही थी। हम बहुत प्राउड थे कि हम कैसे हम जेल के अंदर अपना समय बिता करके आए हैं। तो फिर हमने ये 3 दिन फ्रीलांसिंग का काम किया, 12,000 रुपये का चेक बन गया था। कंपनी भी अच्छी थी, बीच में से ही हमने छोड़ दिया, उन्होंने फिर भी 12,000 रुपये हमारे को दिए। तो हमने इस दोस्त के हम संपर्क में आ गए, उसने बोला कि ऐसे 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 ये वाला काम करेंगे, हम भी उसी लाइन पे कुछ काम करना चाहते थे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं तेरे साथ भाई काम करूँगा। तो शुरू में तो हम दोनों ने कुछ काम साथ में शुरू किया। इट वाज नॉट एज प्रॉमिसिंग एज ही सेड। काफ़ी सारा मेरे पास स्ट्रेस भी आया और कई सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख, ये जो काम हम करना चाहते हैं, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर मेरे पास पूरा आइडिया है, इसको मैं पूरा बहुत पहले से मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों क्या काम हमने किया था, वो सब क्या था, थोड़ा उसके बारे में भी हम कम बात कर पाएंगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए भी आगे चल कर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ के अंदर आए, और कई सारे केसेस उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भी अभी हमारे साथ चल रहे हैं, जो कि हम कई बार हम बता चुके हैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर कि हमारे साथ बहुत सारे डेट प्रॉब्लम्स हैं। हमारे को ये जो डेट्स हैं इनको पे ऑफ करना है, मार्केट को काफ़ी सारा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो बहरहाल, तो अब ऐसा कुछ वो हुआ। तो करते 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 कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जो आइडिया है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका ब्लूप्रिंट हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमारी जो वाइफ हैं घर पे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चल रही थी, क्योंकि उनको वो पहले ही भी एक बहुत बुरा टाइम देख चुकी थी। हम जेल के अंदर थे और उसने बहुत बुरा टाइम देखा था। जेल से बाहर आते ही हम अजीब बिहेव करने लग गए थे। पहले हम जितने केयरिंग थे उतने केयरिंग हम नहीं रहे थे। हमारे को एक फितूर सा छा गया था कि अब हमारे को करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, और अभी बनना है। और अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसे वाले लोग भी हैं, पावरफुल लोग भी हैं, हर तरीके के पावरफुल लोग हैं। तो अब हम उस हिसाब से कामयाब होकर के आएंगे, मतलब बड़े बड़े बंगले जो हैं अब हम बना करके रहेंगे। थोड़ा उस चीज़ के अंदर हम आ गए थे। और हमारी वाइफ ने पहले तो वो ओके थी कि हमने कंसल्टिंग का काम कर लिया, लेकिन जैसे उनको पता लगा कि वो 80,000 रुपये महीना जो आने वाला था वो छोड़ करके ये कोई ऐसे काम में लग गया है जिसमें पैसे पता नहीं कब आएंगे, तो थोड़ा घर के अंदर भी हमारे एक क्लैश और एक हमारे आपस में टसल जो है फैमिली के अंदर शुरू होना स्टार्ट हो गया। एक बहुत बड़ा जैसे एक बुरा टाइम होता है ना, वो शुरू हो गया। और यहाँ पर हमारी जो वाइफ है, थोड़ा हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी। हमने कहा देखो, हम काम प्रॉपरली करेंगे, हम इसके अंदर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट को रेज करेंगे, आप निश्चिंत रहो आप इस चीज़ के अंदर। और जब हमने उनको कहा कि प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, दोस्तों उसके एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 50 लाख रुपए की ओके आ गई थी। मतलब जैसे इनिशियली आप आपस में टर्म शीट साइन कर लेते हो, आप आपस में एग्री कर लेते हो फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर। अब वो जो एंजल इन्वेस्टर है, वो प्रॉपर एंजल इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं थे, वो कोई भाई थे। अब यही जो जेल वाला दोस्त था, कुछ उन दोनों का आपस में ऐसा रिलेशन था कि जो ये भाई थे ना, वो उसको बिलीव नहीं करते थे। तो उसने बोला कि मैं तेरे को एक इन्वेस्टर से मिलवाता हूँ, अपना आइडिया तो जो तू है तो उनको जा करके पिच कर दे, मेरे हिसाब से वो तेरे ऊपर पैसा लगा देंगे। तो हमने ओके कर दिया। हमारी वाइफ से टसल चल ही रहा था, इतने के अंदर हम थोड़े कन्विंस भी हो रहे थे कि चल छोड़ यार, मैं अपना कंसल्टिंग का ही काम कर लेता हूँ, कुछ और ऐसा काम कर लेता हूँ, ज़्यादा परेशानी हो रही है तो। लेकिन फिर इसने, वो जो इन्वेस्टर हैं, जो भाई हैं, जो वो भी थोड़े उसी दुनिया के हैं, तो फिर उनसे मिलवा दिया। वो मुझसे मिले और हमसे मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं, वो भी होता है ना, आत्माओं का हिसाब किताब होता है आपस में। वो देखते ही उन्होंने, जैसे उनको कुछ वो फील हो गया, तो हमने उनको थोड़ी बहुत ही बातें बताई। हमने कहा भाई जी ऐसा 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 है, भाई ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके इस कंपनी को बड़ा करेंगे, यहाँ पर ले जाकर के इस स्टेज पे आपकी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल देंगे। उनको 2 से 3 सालों का हमने आगे का प्लान बताया, और उन्होंने ज़्यादा बात ही नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि ठीक है, काम ठीक है, पैसे ओके है, ठीक है, पैसे कल कल से मतलब मैं ओके हूँ, तुम काम शुरू करो, पैसे की टेंशन नहीं है, मैं बैकअप दे रहा हूँ पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक हफ्ते के अंदर लगभग, ये जेल से बाहर आए हुए हमारे को 15 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन हुए होंगे हमारे को, हमारे पास 50 लाख रुपए के लिए ओके आ गया था। और वो जो भाई हैं, उन भाई का थोड़ा ऐसा दबदबा है, उनकी थोड़ी बातचीत ऐसी है कि उन्होंने ज़ुबान दे दी, उन्होंने 50 पेटी बोल दिया, तो मतलब 50 पेटी ओके है। और 50 लाख से ज़्यादा ही लगाया उन्होंने आगे चल करके बिजनेस के अंदर।
क्या है कि उन्होंने ओके कर दिया। अब दोस्तों हमारे साथ क्या है कि एक हम इस दुनिया के अंदर तो आ गए थे, लेकिन हर दुनिया के अंदर सरवाइव करने के ना अलग रूल्स होते हैं। अभी हमने बचपन के अंदर कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना देखे हों, हमने पिताजी की परेशानी देखी थी, माताजी की परेशानी देखी थी, रिश्तेदारों के ताने सहे थे, लेकिन जब हमने ग्रो किया था तो हमने एक सही रास्ते के ऊपर ग्रो किया था। मतलब लेजिटिमेट कंपनीज के अंदर काम करके ग्रो किया था। और जो भी पैसा हमने पहले कमाया था वो पैसा था कि हम सेल्स के अंदर थे, हम सेल करते थे और सेल से वो पैसा हमारे पास आता था। लेकिन अभी हमारे को एक्सेस मिल गया था काली दुनिया के लोगों का, काले पैसे का एक्सेस था। हालांकि हमारे पास तो पैसा वाइट के अंदर ही आया, लेकिन वो जो सारी दुनिया थी वो तो इसी तरह की थी ना, किसी के जुए के अड्डे चल रहे हैं, किसी का किसी तरह का काम है, इस प्रकार के दुनिया के वो सब लोग थे। तो उन्हीं लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना था, जो सब लोग टच के अंदर आ गए थे वही सारा पैसा लगना था। मतलब जो थोड़े गलत काम करके पैसा कमाया होता है। तो ये बात अब हमारे को 50 लाख के लिए ओके हुआ, तो हम क्या हो गए, हम तो पूरे अहंकार से भर गए। हमने कहा भाई ऐसा कोई होता है क्या कि जो जेल जाए, जेल जाने के बाद लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और मैं जेल से इन्वेस्टमेंट लेकर के आ गया। दोस्तों जब ये बात हमने अपने रिलेटिव्स को बताई, रिश्तेदारों को बताई, तो सब लोग जो है एकदम से ना जैसे हक्के बक्के से हो गए थे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था कि जेल जाकर के भी आप कुछ ऐसा अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। इट वॉज़ लाइक अ मिरेकल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारी धर्म पत्नी है, हमारी धर्म पत्नी हमारे फेवर के अंदर नहीं थी। हमारी धर्म पत्नी ने कहा कि भैया मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक भी ये बात कही झगड़ा करके, जब हमने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने हमारे मामास को इन्वॉल्व किया, हमारे चाचास को इन्वॉल्व किया। अब हमारे को कोई भी ओवर पावर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम उनको दिखा रहे थे कि भाई देखो कौन सी कितनी बड़ी दुनिया है, बड़े बड़े लोगों के साथ मुट रहे हैं, बैठ रहे हैं, इतना पैसा लोग लगा रहे हैं। तो सबको जैसे हमने अपने जो फैमिली के सारे जो मेल्स हैं उनको सप्रेस कर दिया था। और वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ भाई पैसा है, पैसे से वो धंधा कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन हमारी वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी बचपन से ही, जैसे उनको एक इंट्यूशन थी, उन्होंने फाइनली ये बात हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि देखो आपको काम करना है, आप काम कर लो, आपको नौकरी नहीं करनी मत करो, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप ये पैसा मत लगवाओ। एंड बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टर थे उनसे तो हमारी वाइफ नहीं मिली थी, लेकिन ये जो हमारे जेल के अंदर जो हमारा मित्र बन गया था व्यक्ति, इसको वो मिली थी, इसके नेचर को वो जानती थी। और ये कहती थी ये ना मुझे कोई बहुत बड़ा कोई फ्रॉड लगता है, ये मुझे गड़बड़ लगती है कुछ। आपको ठीक है वो पैसे दिलवा रहा है, सब कुछ है, सब अच्छा अच्छा है, बड़ी कंपनी आप लोग खोलने वाले हो, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोस्तों यहाँ पर हम फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहेंगे, जब जब अपने जीवन के अंदर हमने अपनी धर्मपत्नी की बात सुनी है, तब तब हमने तरक्की करी है, और जब जब उनकी बात को हमने दरकिनार किया है, तब तब हम बर्बाद हुए हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ दोस्तों। दोस्तों ये जो व्यक्ति हमारे को मिला था वो बहुत बड़ा कॉनमैन था। अब हमने किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि हमारी आंखों में तो 50 लाख चमक रहे थे, वो तो 50 लाख रुपए दिलवा रहा था। हमें क्या पता था कि वो भाई लोगों के अंदर हमारे को अटकवा रहा है। अब देखो दोस्तों जो भाई हैं जिन्होंने पैसे लगाए थे वो आज भी हमारे टच में हैं। उनके पैसों का भी काफ़ी लॉस वगैरह हो गया, लेकिन उनका और हमारा रिलेशन ऐसा है, वो कहते हैं कि हितेश मैं जानता हूँ तूने बहुत मेहनत करी है भाई, आ जाएं तो दे दियो, नहीं आए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है हमारे को। हमें मालूम है कि तूने चोरी नहीं करी, तू चोर नहीं है, तूने अपने खून अपना पसीना एक एक अपने आप को तूने झोंक दिया, काम नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन वो आज भी कहते हैं कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब जिस दिन वो हत्थे चढ़ गया ना तो उसको पार ही कर देंगे। तो वो ये जो व्यक्ति हमारे को जेल में मिला था, जिसने ये इन्वेस्टर्स से हमारे को मिलाया था, दोस्तों वो ना बहुत बड़ा कॉनमैन था। तो उसने क्या किया, हम लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हर चीज़ के अंदर जो कॉनमैन्स होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, उनको काम करना नहीं आता, लेकिन वो आपको ऐसा विश्वास दिला देंगे कि उनके बिना आप ना एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। मतलब उसको साथ चल रख लेकर के चलोगे तभी कुछ बन पाओगे, वरना तुम अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो। दोस्तों इस तरीके का प्रभाव इन लोगों को दूसरों के ऊपर डालना आता है। अब ऐसे लोग जब मिलते हैं, जब बाहर सभा में भी जाएंगे तो ऐसा चकाचौंध फील होती है, चकाचौंध वाले कपड़े, और सबको लगा कि नहीं यही है यही है यही है, यही असली विजनरी हैं। लेकिन कॉनमैन की खासियत क्या होती है, उसको करने होते हैं केवल वादे, उसको दिखाना होता है केवल सपना, और सपना दिखा करके उसको ऐंठना होता है पैसा। हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम मतलब
किसी एक इंडस्ट्री को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो जो व्यक्ति था ना, वो दरअसल मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर चुका था, और एक गाड़ियों के प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड था किया हुआ था, जिसके चलते वो जेल के अंदर आया था। अब दोस्तों हमारे को ना ये सब समझ नहीं थी तब नहीं थी। आज काउंसलिंग और ये सब कर पाते हैं क्योंकि यही सब कुछ देख करके आ गए हैं। तो अब तो क्या है कि आंखें पढ़ करके बता देते हैं कि भाई कहानी कहाँ जा रही है और किस चीज़ में हाथ डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए। तो लेकिन तो इन लोगों का क्या है, काम क्या होता है, सपने दिखाना। सपने दिखाने में बहुत अच्छा था वो। अब सपने को साकार करने के लिए दोस्तों जी जान लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने अपने चॉइस की एक टीम को कंपनी के अंदर प्लेस करवा दिया। प्रोजेक्ट हमारा था, साथ में इन्वेस्टर थे, इसने इन्वेस्टर से मिलवाया था और इसने कहा था कि मार्केटिंग को मैं संभालूंगा। तो ये भी बीच में आ गया, और फिर हमारी कंपनी के फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए एक सीएफओ ये कंपनी के अंदर लेकर के आया, जिसकी हमने वेरिफिकेशन नहीं करी। वो भी हमारी गड़बड़ थी, हमारी गलती थी। वो इतना ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस के अंदर थे जैसे बस बर्बाद ही होना था ना दोस्तों। इस कंपनी के अंदर जितने लोगों को वो व्यक्ति लेकर के आया दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने लोगों को वो लेकर के आया, हर एक व्यक्ति ने हमारे साथ अलग अलग लेवल पर फ्रॉड किया। तो ये जो सीएफओ को वो लेकर के आया था, वो इसीलिए लेकर के आया था क्योंकि वो फाइनेंस को घुमाना चाहता था। तो उसने क्या करना शुरू किया, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया, उसने कहा कि नहीं, छोटी जगह नहीं, ऐसी बड़ी जगह लेंगे, बड़ी जगह से ये इम्पैक्ट होता है और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आने में हमारे को हेल्प मिलेंगी, तो बड़ा ऑफिस बनवाओ। तो बड़ा ऑफिस बनवाना है तो उस ऑफिस को बनवाने का ठेका खुद ही ले लिया, वहाँ से पैसे कमाने लगा। ऑफिस बनवा दिया, ठेका ले लिया, मार्केट से जो माल लगवाया उन लोगों को पैसे नहीं लिए, उनके पैसे भी खा गया, यहाँ से पैसे भी खा गया। इसी प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए उसने बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी को वो लेकर के आया। उसने कहा कि भाई इनसे काम कराएंगे, ये होगा वो होगा। तो हमने उसको कहा कि भाई इन हाउस टीम रख लेते हैं, आप इतना खर्चा बता रहे हो, 70-80 हज़ार में काम हो जाएगा महीने का। इन हाउस टीम में पूरी टीम हमारे लिए डेडिकेटेडली काम करेगी। लेकिन ही वॉज लाइक कि नहीं, उनको पूरी स्ट्रैटेजीज पता होती है, ये होती है वो होती है। 2.5 लाख रुपया महीना कहीं बाहर दिलवाने लग गया, लाखों रुपए महीने के किराए में हमसे दिलवाने लग गया। हर जगह से उस व्यक्ति ने क्या किया, कमीशन बांध रखी थी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी में ग्रो करने के, अब भाई जी जो है उन्होंने डायरेक्टली 50 लाख रुपए नहीं दिए थे। उनसे अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि जब जो आपको पैसों की ज़रूरत हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जब जितना चाहिए आप मांग सकते हो। सो हमारे को फिर वो भाई अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने लगा, अलग अलग तरीके से हमारे को मैन्युपुलेट करने लगा कि मेरे यहाँ से वारंट निकल गए हैं, मुझे मदद चाहिए, मैं तेरा भाई हूँ, मेरी मदद कर, मैं मर जाऊँगा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, आगे कैसे। और हम पूरी तरह से दोस्तों जैसे किसी पे काला जादू नहीं हो जाता, हम जैसे अंधे हो गए थे दोस्तों। उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, हम अपनी वाइफ से तलाक लेने वाले थे। हमारा इन्फ्लुएंस इतना, उसका इतना इतना ज़्यादा था, छोटे से बच्चे को छोड़ने के लिए हम तैयार हो गए थे। हमारे को लगता था कि बस ये बनाना है, एक बार ये एम्पायर खड़ा हो गया ना, उसके बाद सब लोग वापस अपने आप आ जाएंगे। और मतलब बिल्कुल हमारी जैसी बुद्धि है उसको उस व्यक्ति ने भ्रष्ट कर दिया। तो वो समय समय पर अलग अलग बहाने लेकर के बोलता था कि भाई से इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो। तो जो भाई हैं उनसे पैसे चोरी करने के लिए वो हमारे को बीच में खड़ा करता था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि हर जगह पर बुरे हम बनते जा रहे थे, लेकिन हमारे घर में एक पैसा तक नहीं आ रहा था, एक पैसा नहीं आ रहा था। वो हर तरीके से हर तरफ से पैसे खींच रहा था। वो व्यक्ति ऐसा था, उसको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की आदत थी, तो उसको लाखों रुपए चाहिए होते थे। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, ये 50 लाख रुपए का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में आया, उसमें से क्या है 10-12 लाख रुपया ही कंपनी के अंदर लगा होगा, 10-12-15 लाख रुपया। बाकी सारा पैसा उस व्यक्ति ने गायब कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों वो कंपनी के जो पैसे हैं वो तो लूट ही रहा था, उसके साथ साथ उसने क्या किया, हमें उसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी थी, हमने उसके लिए पर्सनल लोन ले लिया। पर्सनल लोन अपने क्रेडिट कार्ड्स के अगेंस्ट, हमारी काफ़ी अच्छा हमारा सिबिल स्कोर था, तो पर्सनल लोन लेकर के लाखों रुपए हमसे ले लिए। उसके बाद भी उसको शांति नहीं मिल रही थी, तो हमारे क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करा करके जितनी उसमें लिमिट होती है वो सारा पैसा वो खा गया। उसके बाद दोस्तों ऐसा उसने पागल कर दिया था हमारे को कि जो भाई हैं उन्होंने हम लोगों को एक गाड़ी दे रखी थी, पुरानी गाड़ी,
कंपनी का काम करने के लिए, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि भाई मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारे को जाना होता है क्लाइंट्स मीटिंग के लिए, तो गाड़ी दे दो। तो भाई ने एक गाड़ी दे रखी थी जो कि थोड़ी खटारा हालत के अंदर थी, होंडा सिटी थी, लेकिन थोड़ा वो जैसे पुरानी गाड़ी है ना कि चलिए ये वाला तुम इस्तेमाल कर लेना, वैसे ही दे दी उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए, वो दे रखी थी। और हमारे पास दोस्तों, हमारे पास आप लगा लीजिए 2-1 साल पुरानी नई शेवी बीट थी, टॉप मॉडल। तब शेवी की, शेवरोले की गाड़ियाँ चलती थी। तो और दोस्तों वो वाली जो गाड़ी है ना, हमने बहुत मेहनत से वो गाड़ी खरीदी थी, किश्तों के ऊपर वो गाड़ी जो है हमने बनाई हुई थी। ज़्यादा हमारी रनिंग थी नहीं गाड़ी की, तो एकदम चमकती हुई एकदम नई गाड़ी थी। तो उसने क्या किया थोड़े टाइम में, इस तरह से हमारे को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई मुझे तो बड़े क्लाइंट से मिलना होता है, तो ये गाड़ी मुझे दे दे, खटारा तू रख ले। तो खटारा गाड़ी हम रखते थे और चलाते थे, और हमारी नई गाड़ी वो भाई चलाता था। थोड़े टाइम के बाद उसने क्या कहानी घुमाई, उसने कहा कि मुझे इमीडिएटली, मैंने अगर कल तक पैसे नहीं है तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने हमारे को बुलाया एक जगह पर, जहाँ पर वो उसने गाड़ी को गिरवी रखना था। दोस्तों हमारी उस समय पर, अभी आज तो पता नहीं क्या, जैसे स्विफ्ट के साथ की वो गाड़ी है तो क्या ही उसका प्राइस होता था, लेकिन तब वो हमने 5.25 लाख रुपए की वो गाड़ी ली थी। उस गाड़ी को इस बंदे ने 1.5 लाख रुपए के अवज में कहीं पर गिरवी रखवा दिया। 1.5 लाख रुपए के अवज में, कि भाई ये है, यहाँ गिरवी रखवा दिया उसने। और उसने उसके हमसे साइन करा लिए, पता नहीं तब भी क्या हमारे ऊपर वो था। तो मतलब पूरी तरह से वो हमारे को लूटते जा रहा था और हम लूटते जा रहे थे। दोस्तों गाड़ी गिरवी हो चुकी थी, गाड़ी गिरवी हो जाने के बाद उसने एक भी किश्त नहीं चुकाई। हमारे जो खटारा गाड़ी थी वो अपने पास रख ली, हमारी गाड़ी गिरवी रखवा दी, और हम धक्के खा रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, बसों में जा रहे हैं। पैसे तो होते नहीं थे, कैसे कैसे करके, मतलब ज़बरदस्ती दरिद्री का जीवन जी रहे हैं। हमारी वाइफ को भी नहीं बता रहे हैं। दोस्तों जब हमारी गाड़ी गिरवी रख दी गई थी, उसके बाद एक बात उस व्यक्ति ने बोली थी, और उस समय पर हमारा माथा ठनका था, और जैसे हम उसके स्पेल से बाहर आ गए थे। दोस्तों उस व्यक्ति ने, जिस रात को हमने गाड़ी गिरवी रखी थी, तो उसने एक पार्टी थ्रो करी। पार्टी में हमारे को बुलाया, हम पार्टी में गए क्लब के अंदर, और वो उसी पैसे से पार्टी भी थ्रो करी थी। तो गए पार्टी के अंदर हम, और उसके नेक्स्ट डे, उस दिन तो उसने बड़ा थैंक यू वगैरह किया। उसके नेक्स्ट डे उसने हमारे को बोला कि तू जानता है, जो दूसरा वाला किसी अपने दोस्त का नाम लिया, कि मेरी परेशानी से बाहर निकालने के लिए उसने तो मुझे कहा था कि भाई मैं अपनी बीवी के सारे गहने ले आता हूँ, अपने घर के कागज़ ले आता हूँ, लेकिन तू अपनी मुसीबतों से बाहर निकल जा। वो इतना प्यार करता है मुझे। मतलब ही वॉज गिविंग मी एन एग्जाम्पल कि कोई दूसरा व्यक्ति अपना घर गिरवी रखने को तैयार है, तो यहाँ पे वो हमें ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था कि हम भी अपना घर गिरवी रख दें और उसको उसके भी पैसे निकाल करके दें। दोस्तों यहाँ पर जैसे ना हमारे को ना एक झटका सा लगा अपने अंदर, हमारे को समझ में आया कि भाई ये बंदा ना सिर्फ लूट रहा है। अच्छा शुरू में तो इंसान इसलिए लुटता है कि चल ठीक है, यारी दोस्ती समझता है कि चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। धीरे धीरे फिर जब इंसान को समझ में आने लगता है तो इंसान ना ट्रैप में फंस जाता है। एक बीच में हमारा ऐसा स्टेज था, काफ़ी समय से हमारे को समझ में आने लगा था कि ये लूट रहा है, लेकिन हम ट्रैप में ऐसे फंस गए थे। हमें लगता था, उसने ऐसा हमारे को कर दिया था, हमें लगता था कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी कंपनियां अब इसी को ही चलानी है, यही ही बना करके देगा, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो उसके अवज के अंदर खींचता जा रहा था, वहाँ से भी पैसे खींच रहा था, हमसे भी पैसे खींच रहा था। और कंपनी को ग्रो करने में जो पैसा लगना चाहिए था, रिसर्च में जो पैसा लगना चाहिए था, जहाँ से थोड़ी बहुत सैलरी हमारे को मिलनी चाहिए थी, वो सब का पैसा वो बंदा खाता जा रहा था। दोस्तों फिर फाइनली जैसे जब हमारे को होश आया तो हमने सीधा जा करके वो जो भाई है उनसे बात करी। हमने कहा भाई देखो सीधी सी बात है, ये इतने टाइम से आपसे जो मैंने ये पैसे मांगे वो पैसे मांगे, कुछ ऐसा भी एक इंसिडेंस हुआ था कि इसने कुछ मांगे थे और वो भाई ने वो जैसे चोरी सी पकड़ ली थी कि नहीं एक्चुअली में इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों क्या बताएं, मतलब जैसे कंपनी के सारे कंप्यूटर्स लगे थे, उसके अंदर से भी उसने कुछ बहुत मोटा कमीशन लिया था, लाखों के कंप्यूटर्स लगे थे उसके अंदर से भी, बाहर से मतलब खाया था डायरेक्टली, और हमारे थ्रू भी जो वो चोरी वो बार बार कर रहा था, पैसा निकलवा रहा था, तो पकड़ लिया था। तो फिर हमारे को ना थोड़ा, जब उसने घर वाली बात बोल दी ना, तो हमारे को बहुत ज़्यादा सदमा सा लग गया, और हमने सीधा जा कर के, हालांकि जो वो भाई हैं उनसे हम काफ़ी डरते थे, क्योंकि हमारे को ये था कि भाई ऐसी चीज़, पहले तो हमने नादानी में उसकी मदद करवा दी, उसके बाद हमारे को था कि ये आएगी तो पहले गोली हमारे को मारेंगे। लेकिन फिर हमने निर्णय लिया कि भाई हम इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ में फंसे नहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम वो भाई के पास गए, हमने उनको सारा कुछ बताया, हमने कहा भाई देखो एक पैसा
एक पैसा मैं अपने घर में नहीं लेकर के गया हूँ, मेरे घर में भूखमरी फैली हुई है, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरी वाइफ छोटे बच्चे के साथ कैसे कैसे नेल आर्ट स्टूडियो चला करके वो घर का गुजारा कर रही है, और दिखाने को हम यहाँ पे लाखों करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं, इतना बड़ा हमने ऑफिस खोल रखा है, सारा पैसा ये बंदा ऐसे ऐसे खा रहा है, मेरे से ऐसे इसने लोन ले लिया है, मेरे क्रेडिट कार्ड इसने वो करवा लिए हैं, और ये सारी पूरी कहानी है। तो यहाँ पर वो भाई जो है वो थोड़े आग बबूला हो गए, पर उन्होंने बोला कि अब क्या है, कंपनी चला लेगा तू। हमने कहा भाई आप चिंता मत करो, जो भी है जैसे भी है, जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, अब इससे आगे की सारी जिम्मेवारी मेरी है, आप निश्चिंत रहो, बहुत कुछ मुसीबत होगी तब आपको पैसे लगाने के लिए कहूँगा। हालांकि भाई अपने जो 40 या 50 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुके थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर अब हमने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, या तो ये रहेगा यहाँ पे या मैं रहूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उसको सामने से बुलवाया, उसको बोला कि रेजिग्नेशन साइन कर, तेरे को बाहर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे वो व्यक्ति बहुत मैनिपुलेशन वो करने लगा कि ये ऐसे वैसे। अब दोस्तों यहाँ पर उसने कंपनी का एक ब्लैंक चेक भी लिखा हुआ था अपने पास, जिसपे उसने हमसे साइन करवा रखे थे। हमने उसको एक MOU डॉक्यूमेंट दिया कि ये जो चेक है ये आपकी कस्टडी के अंदर है, ये खो चुका है, लेकिन ये लास्ट आपकी कस्टडी के अंदर है, अगर ये चेक का मिसयूज़ होता है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होगे। उसके लिए वो कुछ बात करने लगा, हमने फिर सामने से कुछ बोला तो उसने चलिए साइन कर दिया उस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर आकर के दोस्तों हमारी कंपनी को चलते हुए लगभग 1 साल हो चुका था, बहुत बुरी हालत के अंदर थी, और इस व्यक्ति को हमने एग्ज़िट किया। लेकिन दोस्तों एग्ज़िट करते करते भी कई सारी मुसीबतें वो हमारे लिए कंपनी के अंदर छोड़ गया। दोस्तों जैसे हमारी टीम के अंदर एक बिज़नेस डेवलपमेंट टीम थी जो कि हमारी कंपनी के लिए पार्टनर्स ढूंढने में हमारी मदद कर रही थी, उसके अंदर उसका एक व्यक्ति था जिसको वो छोड़ के गया था। इसी प्रकार से हम सेल्स को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे थे, अपने माल को बेचने के लिए बेटर सेल्स का प्रयास करना चाह रहे थे। तो हर चीज़ में क्या है, ये व्यक्ति ना तिगड़म वाला दिमाग लगाता था। तो इसने क्या किया, जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा बूमिंग कंपनी थी उसके 2 लीडर्स को तोड़ लिया, और उनको हमारी कंपनी के अंदर एक को एज अ सेल्स हेड और एक को किसी एक विशेष स्टेट का हेड बना करके हमारी कंपनी के अंदर ज्वाइन करवा दिया। अब दोस्तों हम द्वंद्व में फंस गए। हमारे को था देखो भाई ये तो अभी तक चोरी कर रहा था पैसे, ये तो किसी को कुछ भी बोल रहा है। वो दोनों जब आए तो उन दोनों की सैलरीज मिला करके 1.5-2 लाख रुपए थी। हमारे को पता था कि लीडरशिप के अंदर इतनी सैलरी देने की अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास सेल्स ही नहीं है। तो हमने उनको मना किया कि नहीं। लेकिन फिर वही होता है ना दोस्तों कि आपको जो किस्मत है उसने अभी चांटे मारने ही होते हैं, अभी आप फंसे ही हुए होते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, हम इतनी इतनी नौकरियां छोड़ करके आए हैं, कैसे करेंगे। हमने तो कितने सारे टीम लीडर्स को, कितनी सारी टीम को वहाँ पे कन्विंस कर लिया है कि कैसे होगा, तो नहीं आप कैसे भी कीजिए। तो थोड़ी बहुत तनख्वाह उनकी कम करके फिर हमने उनको ओके कर दिया। इसी प्रकार से बिजनेस डेवलपमेंट टीम में एक व्यक्ति था, उसको हमने ओके कर दिया। हमारे पास दोस्तों टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, हमारे माल बेचने का वो था, तो हम थोड़ा फ्रेंचाइजिंग मोड के अंदर भी थे कि हम फ्रेंचाइज करेंगे और फ्रेंचाइज से भी कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा, और फ्रेंचाइजीज अपनी सेल्स करेंगी, वहाँ से भी हम कुछ कमा लेंगे, और ऐसा करके कुछ प्लान बनाया था। तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जिस व्यक्ति को वो भाई रखवा करके गया था वो सिरे का चोर था, उसकी अलग ही कहानी है। वो हमारी कंपनी पे मार्केट में जा रहा था, हमारी कंपनी के नाम पे अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, कुछ पैसा कंपनी में ला करके देता था, कुछ अपने खाते में डलवाता रहता था। फिर दोस्तों अब हमारे साथ क्या था, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई थी, इस दोस्त की, पहले वाले जो साथ में मिला था, इसको हमने अलग कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन था कंपनी का जो कि उसके ज़िम्मे था, जिसमें वो चोरियां कर रहा था, लेकिन था तो उसके ज़िम्मे ही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास आ गई। उसके साथ में जो व्यक्ति था जो फाइनेंस संभाल रहा था उसको भी भगा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी को हमारे को ग्रो करना था, बहुत सारा पैसा लग चुका था, और कंपनी की महीने की रनिंग कॉस्ट लाखों रुपए की थी। तो हम थे इमेंस प्रेशर के अंदर। हमने भाई को वादा भी किया हुआ था आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेंगे तो इमीडिएटली वापस करवाएंगे थोड़े ही टाइम के अंदर। इस प्रकार के इमेंस प्रेशर के अंदर दोस्तों, अगर कंपनी के अंदर 8 अलग अलग स्तंभ होते हैं ना, हमारे को कस्टमर केयर भी देखना है, कंपनी का ऑपरेशंस भी बिल्ड करना है, सेल्स भी देखनी है, कंपनी के लिए नई डील्स भी लेकर के आनी है, और कंपनी के लिए नई इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आनी है। तो चारों दिशाओं के अंदर हमने भागा दौड़ी करनी शुरू कर दी। 2-2, 3-3 दिनों तक कंपनी के अंदर ही पड़े रहते थे, घर ही नहीं जाते थे। ऐसा टाइम भी हमने देखा। लेकिन बात क्या है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ अगर ईमानदार होता ना, इनके रखे हुए वो लोग कंपनी के अंदर नहीं होते, तो भी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर जाती थी। लेकिन गेस व्हाट,
वो जैसे बिजनेस डेवलपमेंट वाले टीम के उस व्यक्ति का हमने बताया, उसकी चोरी बहुत समय टाइम बाद पकड़ी गई, तो उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके तो मारपीट वगैरह भी हुई उसके साथ, ऑफिस के अंदर उसको भगाया गया वहाँ से। उसके साथ एक अलग किस्सा है, उसके नाम का फिर हमने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड भी चलवाई कि ये भाग गया है ऐसे ऐसे वो फ्रॉड करके हमारे क्लाइंट्स के साथ, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये पहले वाला जो पार्टनर है इसके नाम का भी वो लिखवाया था कि ये कहीं पर भी कंपनी के नाम पे कुछ कमिट करे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से वो जो 2 सेल्स के हेड ये बंदा रखवा करके गया था। अब दोस्तों एक बात ना, हमारे जो इन्वेस्टर साहब हैं वो हमेशा कहते थे कि हितेश, जो काम बदनीयती से शुरू होता है ना, बदनीयती से, वो कभी सिरे नहीं चढ़ता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हर चीज़ डेवलपमेंट भी, हर चीज़ संभाल हम रहे थे, तो हमारे को बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा स्टाफ था, उनको हैंडल करना, सैलरीज टाइम पे नहीं दे पा रहे थे, उसका प्रेशर, तो सीखने को हमारे को तो बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन चीज़ें और ख़राब पे ख़राब होती जा रही थी। अब इसी के बीच में दोस्तों हमारे पास एक ऐसी डील आई, भारत के एक बहुत बड़े सरकारी सेंटर का बैंक है, उनसे हमारे पास डील हमने क्रैक कर ली, जिसके अंदर 24 करोड़ का माल वो हमारे को लेंड आउट कर रहे थे। कुछ उनसे हमारा आपस में अरेंजमेंट हो गया था कि उनके बिहाफ पे हम जो क्लाइंट्स हैं उनको कैप्चर करेंगे, माल वो हमारे को देंगे, उससे अपफ्रंट सारा प्रॉफिट हम कमाएंगे, और फिर कुछ अरेंजमेंट था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक भी पैसा रिकवर करेगा, हम भी पैसा कमाते रहेंगे। हमारी कंपनी का बहुत नाम था उस समय, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर कंपनीज के ऑफिसेज भी खुल गए थे। तो इस प्रकार का हम एक डील लेकर के आए, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं रेज कर पाए हैं, लेकिन इतना बड़ा डील है, 24 करोड़ का माल हमारे पास आने वाला है। उस माल को हमारे पास तो एक तरीके से फ्री में ही आ रहा था, क्योंकि कुछ वो हमारा, अब वो भी पूरा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे भी संबंधित एक केस है जो चल रहा है बैंक के साथ हमारा आपस में, उसके ऊपर हमने बैंक के ऊपर कुछ लॉसूट फाइल किया हुआ है। सो वो था, तो हमारे को था कि जो भी इसमें से कमा पाएंगे अपफ्रंट, उससे हमारी कंपनी के सारे खर्चे चल जाएंगे। लेकिन बात क्या थी, सेल्स करनी थी। ऐसा टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट हमारे हाथ लग गया था जो कि मार्केट के अंदर 20,000, 22,000, 18,000, 16,000 का बिकता था, और उसी प्रोडक्ट को हमने मार्केट के अंदर 5 से 6,000 रुपये के अंदर लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से जैसे पूरी मार्केट डिसरप्ट होने वाली वो हो जाती है ना, वैसा सा हो गया था। लेकिन दोस्तों वही है ना कि बदकिस्मती साथ चल रही थी। ये जो 2 सेल्स हेड उन्होंने रखे थे, ये क्या कर रहे थे, इमीडिएटली हमारी कंपनी ने हायरिंग करी, 70-80 फीट ऑन स्ट्रीट टीम के लोगों को हम लोगों ने हायर किया जो जा करके माल बेचेंगे। अगर हमने 80 लोगों को हायर किया दोस्तों, तो उसमें से 25-30 लोग ही एक्चुअली में काम कर रहे थे, बाकी सारी फेक हायरिंग्स थी। एक ही व्यक्ति अगर 10 सेल कर रहा है, उस 10 सेल को 4 अलग अलग लोगों के नाम पे दिखा करके कि 2 ही बेची हैं, 3 ही बिकी हैं, इतनी ही बिक रही है, एक टॉप ऑन द लाइन सेलिंग प्रोडक्ट को इस प्रकार से दिखाया कि जैसे हम लोग लॉस कर रहे हैं, हम उतना ज़्यादा मार्केट को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसा भी किया कि लाखों रुपए का माल उन्होंने कहीं जम्मू भिजवा दिया, कहीं कुछ कि सर सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के तो हमारे को चाहिए। उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे सब के सब चोर। जो स्टाफ था सेल्स टीम का, कितना ही ऐसा स्टाफ था, उन्होंने माल दबा लिया अपने पास बुला करके, ना कोई सिक्योरिटी ली ना कुछ लिया। ये सेल्स वाले जो हेड्स थे, उन्होंने हमारे शुरू में क्या था, हमारे पास 300 यूनिट्स आए थे हमारे प्रोडक्ट के, वो सारे यूनिट्स में से हमने 100-150 बेचे और 100-150 यूनिट्स को उन्होंने मार्केट में फंसा दिया। अब हमारा कुछ बैंक से ऐसा अरेंजमेंट था कि वो ओवर द 1 ईयर हमारे को 10,000 यूनिट सप्लाई करेंगे, और हमारे को ये था कि भैया इसमें से 5 से 10 करोड़ रुपए इसकी सेल से हम लोग बना लेंगे, और उससे बैंक को भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारे को भी फ़ायदा हो जाएगा, पूरी कंपनी भी चल जाएगी, सब कुछ चल जाएगी। लेकिन ये सेल्स के अंदर चोरियां हो रही थी, और सेल्स में चोरियां हो रही थी, और फिर यहाँ से कुछ ऐसा भी हुआ कि जो बैंक है उसने 300-400 मशीनें सप्लाई करी, 300 मशीनें सप्लाई करी, यूनिट सप्लाई करी। जो हमने कमिटमेंट दिया था वो हमने डिलीवर भी किया, उनको ट्रैक्शन भी दिखाई दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर बैंक जो है सडनली अपनी डील से पीछे हट गया कि बाकी की 9,700 मशीनें हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम जो है बीच में फंस गए। अब दोस्तों इतना सारा स्टाफ हायर किया हमने, हमारे हिसाब से तो बुक्स में हमने हायर किया था, हमारी उम्मीद यही थी कि आग की तरह बिकने वाला प्रोडक्ट है। उनकी सैलरीज ड्यू होने लग गई। फिर और कई सारी जगह से हमने फंडिंग रेज की थी, फ्रेंचाइज का पैसा आया हुआ था, तो सब जगह पे क्या है वो अचानक से एकदम से जो इतना बड़ा हम प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ले गए थे पूरी जान लगा करके,
2-2.5 साल पूरा अपना खून लगा करके यहाँ तक पहुँचाया था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन क्योंकि वो फिर चोरियाँ ही हो रही थी हर जगह पे। अच्छा, सब जब चोरी का एनवायरनमेंट होता है ना, तो सारा सबकी भावना जैसे चोरी की हो गई थी, हर कोई काम चोर हो गया था। हमारी डेवलपमेंट टीम है, उनको हमने कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए कहा हुआ है। सैलरी लेट जाती थी तो 15-15 20 दिन तक वो काम ही नहीं करते थे, हड़ताल पे रहते थे। सैलरी जाती थी तो 10 दिन काम करते थे, फिर अगले महीने फिर से हड़ताल। तो सब लोगों को जैसे फ्री का पैसा खाने की यहाँ पे आदत पड़ गई थी। दोस्तों, ये सब कुछ जो हमने आपको बताया, जो हमारे साथ हुआ, एक वीडियो के अंदर इतना हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इससे कई ज़्यादा हुआ था, कई ज़्यादा। और बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे चीज़ों के अंदर, स्ट्रेस के अंदर रहे, अपने फैमिली से, हर किसी से कट गए, पागल से हो गए थे हम, जो कि हम नहीं बता पाए। एक वीडियो के अंदर कितना कुछ हम बता पाएंगे दोस्तों। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो जो कंपनी है उसको हम सस्टेन नहीं करा पाए। वो कंपनी जो है एकदम से जैसे वो बर्बाद हो गई। उस कंपनी ने हमारे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ये सारा बर्बादी आई कहाँ से दोस्तों? ये सब कुछ कहाँ पर रुक सकता था? ये सब कुछ वहाँ पर रुक सकता था जहाँ हमारी वाइफ को इंट्यूशन आई थी। उन्होंने हमारे को स्ट्रिक्ट हिदायत दी थी कि आपको काम करना है कर लो, बिजनेस करना है कर लो, लेकिन ये वाला पैसा इस्तेमाल मत करो। दोस्तों, वो पैसा जहाँ से आया ना, जो भाई हैं उनके क्या है कि बहुत सारे उनके, ऑब्वियसली हम नाम नहीं लेंगे और कुछ कभी भी अगर कोई चीज़ सामने आए किसी चीज़ को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, उनका क्या है, गैम्बलिंग से रिलेटेड थोड़ा एम्पायर है ना। तो वो चीज़ सामने नहीं है, पीछे है बैकग्राउंड में, सामने उनके अपफ्रंट में बहुत सारे उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन उनका गैम्बलिंग का बहुत बड़ा एम्पायर है। और कहीं ना कहीं वो सारा ना गैम्बलिंग का पैसा था जो लगा था। और पैसा जो, अब यहाँ पे भाई की भी हम गलती नहीं कहते हैं, क्योंकि देखो भाई जो हैं वो ना फिर भी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। उन्होंने आज तक हमारे को कुछ नहीं कहा कि उनका पैसा, वो काफ़ी थोड़ा उनका भी पैसा रिकवर हुआ, क्योंकि कंपनी ने सेल्स की हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ट्रैक्शन था, और दूसरी भी कुछ यूनिट्स थी उनकी सेल होती थी। तो काफ़ी उनका आधा पैसा उनका गया भी है उनके पास, लेकिन फिर भी अपने नुकसान के लिए उन्होंने हमारे को वो नहीं किया। लेकिन उनका वो जो पैसा जो कंपनी के अंदर लगा, और फिर जिस व्यक्ति ने वो पैसा जो लेकर के आया था उसकी जो बदनीयती थी उसके अंदर, मतलब ये जो क्राइम की दुनिया का पैसा हम लेकर के आए जिसमें सारी क्रिमिनल मेंटालिटी थी, उसने जितने लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा वो सब के सब क्रिमिनल मेंटालिटी वाले थे, सब के सब क्रिमिनल मेंटालिटी वाले थे। स्टाफ सारा का सारा, एक एक स्टाफ के खून में जैसे चेहरे पे बेईमानी सी आ गई थी, बेईमानी भर गई थी। और इसके अंदर अब हम काम तो ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन दूसरी चीज़ों के अंदर हम पड़ गए दोस्तों। इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी। हमारा भाई है, उससे हमारा कुछ झगड़ा वगैरह हो गया इसी टाइम पे, वो था। फिर ये वाला जो व्यक्ति है, जब तक उसको अलग नहीं किया था उससे पहले भी कुछ स्ट्रेस तो चल रहा था। तो इसी के दौरान दोस्तों हमने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी कभी सिगरेट भी पी लेते थे। तो एक बिल्कुल ही अलग मार्ग पे चले गए थे। कहाँ, जब तक हम जेल के अंदर थे, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस प्रकार से हम जेल के अंदर थे, हम परमात्मा की सेवा कर रहे थे, वहाँ पे कोर्स करा रहे थे लोगों को। ऐसा एकदम वो अवेकनिंग सा हो गया था। और वहाँ से बाहर निकले तो जेल के अंदर की जो माया है, जो राक्षसी शक्तियाँ जो हमें बर्बाद करना चाहती थी, जिनसे हमारा हिसाब किताब था, ये भी हमने बताया था दोस्तों कि जब से हम ब्रिटिशर्स के टच के अंदर आए थे, जब हम इंग्लैंड गए थे, वहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हुई थी। तो ये आगे तक अभी, मतलब वहाँ से इंग्लैंड से वापस आने के बाद और इंग्लैंड में वो सारा टॉर्चर सहन करने के बाद से हमारी जो बर्बादी है, वो जैसे वो थमने का नाम ही नहीं रही थी। एक के बाद एक नई चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। जेल, फिर जेल से बाहर आने के बाद सोचा कुछ बड़ा करेंगे, और फिर अब ये सब बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हमारे सर पे। तो ये सब इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप पैसे को सिर्फ एक नंबर लेकर के ना चलिए अपने लाइफ के अंदर। किस तरह से आप पैसा कमा रहे हैं और क्या नीयत है आपके साथ, आप जिस किसी के साथ भी आप काम करते हैं उनकी नीयत कैसी है, आपकी नीयत कैसी है अपने काम को लेकर के, वो बहुत मैटर करती है दोस्तों। हमारी कंपनी के अंदर जो सेल्स हेड थे ना, हमने उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया था, उन्होंने उनको बताया था कि कितनी बड़ी डील है हमारे पास। दोस्तों, ऐसी डील थी हमारे पास पूरे भारत के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसको 24 करोड़ का माल बस ऐसे ही मिल रहा हो। 24 करोड़ का माल 70 लाख में मिलना था, ये हमारी डील थी। बाकी सारा हमने बैंक को रिकवर करके देना था पैसा। कुछ गेम था, वो भी हम नहीं शेयर कर सकते बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ द केस विच इज़ गोइंग ऑन इन कोर्ट, तो वो भी हम आप खुल के नहीं बोल सकते उसके बारे में भी।
लेकिन बैंक मिला, डील मिली, हर चारों तरफ से ही बर्बादी हुई। किसी ने ठीक से काम नहीं किया और हम बस अपनी जी जान, अपनी एक एक सांस, अपना एक एक संकल्प इसमें लगाते गए। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। पहले ये कंपनी डाउन साइज हुई, छोटे ऑफिस के अंदर आई, फिर उसके बाद चलाने का कोशिश किया, नए प्रोडक्ट्स को हमने लॉन्च किया, वो भी नहीं कर पाए। फिर उसके बाद करते 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 फाइनली फिर इसी स्टेज पे आए जब हमारे को ये बोला गया कि भाई जो लॉस हो गया वो हो गया, छोड़ इसको, बंद कर, मार्केट का पैसा देख लेंगे। और मार्केट का दोस्तों जब तक ये कंपनी हमने बंद करी, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी हमारे सर के ऊपर था। दोस्तों इस केस के अंदर, मतलब इस दौरान के अंदर जब हम कभी ये किस्सा किसी को बताते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपने कोई केसेस क्यों नहीं किए, सेल्स हेड को पकड़ना था, बहुत सारे प्रूफ्स थे आपके पास। आज भी हमारे पास प्रूफ हैं, वो चोरी कर रहे थे माल, उन्होंने कंपनी का गायब करवाया और ये सैलरियों के अंदर चोरी करी, बहुत सारे प्रूफ्स थे हमारे पास। लेकिन दोस्तों हम इतने सारी दिशाओं से, इतनी सारी चीज़ों के अंदर फंसे हुए थे, इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे थे और इतनी सारी तरह के फ्रंट पे लड़ रहे थे। वो होता है ना, जैसे एक दो देश भी युद्ध करता है ना, तो वो क्या करता है, एक ही फ्रंट पे लड़ता है। अगर चारों फ्रंट पे वो लड़ना पड़े ना, तो वो देश बौखला जाता है। तो हम एक टाइम पे 8 अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे थे, सब कुछ संभाल रहे थे। यहाँ पर अगर ये काम केवल हमने और वो भाई ने, जो इन्वेस्टर थे, हम दोनों ने मिलकर के शुरू किया था, तो इतने बड़े स्केल पे हम एकदम से शुरू ही नहीं करते उसको। छोटे ऑफिस सेटअप से, है ना, छोटे ऑफिस से 2-3 कमरों का जैसे एक ऑफिस सेटअप होता है उससे शुरू करते, धीरे धीरे उस काम को हम ग्रो करते। तो आज भी सब लोग कहते हैं, हमारे परिवार में भी कहते हैं कि काम इतना अच्छा था, इंडस्ट्री इतनी बूम पे थी, उसी इंडस्ट्री के अंदर आज के प्लेयर्स हैं 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ के मालिक बन गए हैं। तो लेकिन नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? क्योंकि एक तो समय नहीं था, जितनी आत्माएं हमारे संपर्क के अंदर आई सब हमारे को बर्बाद करने वाली आत्माएं थी, सबसे हिसाब किताब थे, सब चोरी करने के लिए आए। और ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? पैसा जो लगा उस बिज़नेस के अंदर, वो पैसा कुछ बुरे कर्मों से कमाया हुआ पैसा था। जब जैसे मान लीजिए दोस्तों, जब जुए का काम होता है तो जुए के काम में क्या होता है, 100 लोग बर्बाद होते हैं तो एक आदमी जीतता है, एक कोई आदमी आबाद होता है। तो जो 100 लोग बर्बाद होते हैं, उनके घर वालों की जो बद्दुआएँ होती हैं वो सारी उस पैसे के अंदर उसकी एनर्जी होती है। तो पंजाबी में बोलते हैं, खाम खा बोक दे सिंगानू हथ पा लिया, है ना, हाथ नहीं लाना चाहिए था, बोक दे सिंगानू, पीछे पड़ जाता है ना बोक, तो फिर वो बार बार सींग मारता है आपको, फिर परेशान करता है। तो वो हमारे साथ हुआ। तो ये भी एक शिक्षा थी हमारी लाइफ के अंदर। देखो उस स्टेज में दोस्तों हमारे को ऐसा लगता था कि हमने दुनिया को बहुत ज़्यादा देख लिया है और हमारी वाइफ जो है ये तो बस एक हाउस वाइफ है, औरत है, इसको क्या होगा, इस तरह की सोच थी उस समय। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे भाई देख रहे हों, आपके माइंड में भी ऐसी सोच चल रही हो। अहंकार जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। परमात्मा ने अगर आपकी जीवन संगिनी को आपके जीवन के अंदर भेजा है, किसी कारण से भेजा है, तो उनकी बात सुननी चाहिए। तो ये था दोस्तों, पूरी तरह से जेल से बाहर आ जाने के बाद भी अच्छा वाला हमारा वो कंसल्टेंसी का काम मिला था, कंसल्टिंग का काम शुरू किया था। वहाँ से भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना में पहुँचा देते उसको, 1-2 साल के अंदर इतना कमा लेते हैं। लेकिन ये 2, ढाई, 3 साल जो हमने बिताए दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर, नाइटमेयर्स के अंदर बिताए, सिखाया बहुत कुछ इसने। और आज ये 3 साल के अंदर जो हमने वो अनुभव बिजनेसेस का गेन किया, उसकी बहुत वैल्यू है। उसका इस्तेमाल करके फिर आगे हम लीडरशिप कोचिंग के काम के अंदर हमने गए, काफ़ी बिजनेसेस को हेल्प किया और जो हमारा जो इनपुट होता है उसकी बहुत वैल्यू भी होती है। लेकिन क्या है, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए ना। क्यों? क्योंकि किन लोगों को साथ में रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पैसा बिजनेस में लगना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और परमात्मा को तो बिल्कुल हाथ छोड़ दिया, शराब पीने लग गए, बिल्कुल वो हो गए, एकदम से अपने आप को बर्बाद कर लिया। और अब ये समय था दोस्तों जब पूरी तरह से हम पागल हो गए थे, हर वक्त टेंशन में रहते थे, रात को भी सैलरीज, कर्जे यही चलते रहते थे, चारों तरफ से जैसे बिल्कुल बर्बादी की शक्ति ने हमारे को घेर लिया था। इसके आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि फिर अब ये जो बर्बादी की शक्ति ने हमारे को घेर लिया था, जो इतना करोड़ों का कर्जा हो गया, फिर इसका हमने आगे चल करके क्या किया, कैसे उतारा, आज कहाँ पहुँच गए हैं। आगे के एपिसोड्स में ये सब कुछ आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारी जो ये लाइफ स्टोरी की जो पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये आपकी कुछ काम आ रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।